नमस्ते दोस्तों। आज से जीरो बिट अपना कंटेंट आसान भाषा में आपके समक्ष लाने वाला है। हमारा लक्ष्य शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना है। बने रहिएगा हमारे साथ। आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। आपको हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही क्यों है, कितने रिफॉर्म किए गए और कितने रिफॉर्म हो रहे हैं, ये सब जानने को मिलेगा। आज के हमारे टॉपिक को हमने 3 भागों में बांटा है। प्री ब्रिटिश एरा, यानी ब्रिटिशर्स आने से पहले हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी थी। ब्रिटिश एरा, ब्रिटिशर्स जब शासन चला रहे थे उस टाइम पे हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस, जैसे ही हमें आज़ादी मिलती है उस टाइम पे हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी रहती है। अगर हम देखें हमारी एशियन शिक्षा पे, प्राचीन काल में हमारे एजुकेशन का जो मेन लक्ष्य होता था वो किसी भी इंसान को मोर इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक, प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील सोच डेवलप करने की बात की जाती थी। उसमें मोरल वैल्यूज जितना अधिक हो उसको उतना अधिक बौद्धिक माना जाता था। वैदिक पीरियड के खत्म होने के बाद देखा जाता है कि कुछ किंगडम अपने एडवांस एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी बनाया। उसमें से नालंदा और तक्षशिला एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज में से एक है। बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म दोनों को अलग अलग पैटर्न से हमें समझने की जरूरत है। बुद्धिज्म के जो शिक्षक होते थे वो किसी जाति विशेष के नहीं होते थे, लेकिन ब्राह्मणिज्म एक पर्टिकुलर जाति विशेष हायरार्की सिस्टम को फॉलो करता था। तो बुद्धिज्म को हमारी एजुकेशन से का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में घूमकर एजुकेशन शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार किया। यहाँ तक कि बहुत से फॉरेनर भी इंडिया में विजिट करते थे ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सके, नालंदा जैसी विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में। मुगल पीरियड के दौरान इस्लामिक शिक्षा को बढ़ावा मिला। अरबिक लैंग्वेज में इस्लामिक शिक्षा देने की मुगल का एक बहुत योगदान माना गया है। मकतबा और मदरसा, मकतबा प्राइमरी एजुकेशन के लिए और मदरसा हायर एजुकेशन के लिए बनाया गया। लेटर ऑन हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की शिक्षण संस्थान पे एजुकेशन लेने के लिए जाते रहे, जिसके तहत उर्दू की भी उत्पत्ति होती है। ब्रिटिश पीरियड से पहले हमारी शिक्षा किसी विशेष जाति और समुदाय की एक धरोहर थी। ब्रिटिश एरा आने के बाद हमारे शिक्षा को प्रमोट करने की कोशिश किया गया, लेकिन उसका वन ऑफ द मेन एम ये रहा कि क्रिश्चियनिटी प्रमोट रहे। वारेन हेस्टिंग जो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज बनवाए, लेकिन उनका मेन उद्देश्य था कि इंडियंस जजेस को ट्रेन करें ताकि वह हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को अच्छे से समझ के डिसीजन ले पाए। साथ ही साथ मिशनरीज भी इंडिया में आने का मौका मिल गया और उन्होंने बहुत से प्रचार प्रसार किए। इसी वक्त के तहत इंडिया में 2 विचारधाराएं बहुत फेमस हो रही थी। पहली थी एंग्लिसिस्ट, दूसरी ओरिएंटलिस्ट। एंग्लिसिस्ट ग्रुप का मानना यह था जो एजुकेशन हो वो इंग्लिश भाषा के तहत जन जन तक पहुंचाया जाए। ओरिएंटलिस्ट इसके सख्त अगेंस्ट थे। ओरिएंटलिस्ट चाहते थे क्लासिक लैंग्वेज यानी संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन के माध्यम से एजुकेशन को जन जन तक पहुंचाया जाए। तभी इसी वक्त मैक्लॉय की एंट्री होती है। मैक्लॉय प्रेसिडेंट होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के, प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। मैक्लॉय ओरिएंटलिस्ट विचारधारा के सख्त अगेंस्ट थे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ आर्गुमेंट्स भी दिए। उनका मानना था अंग्रेजी एक मॉडर्न लैंग्वेज है और अरेबिक और संस्कृत से ज़्यादा यूजफुल है, और जो इंग्लिश है इंडिया में रूलिंग क्लास की लैंग्वेज है, यानी जो अपर क्लास है इंडिया में वो लोग अंग्रेजी बोलना प्रेफर करते हैं। और नेटिव इंडिया भी अब संस्कृत सीखने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। उनका ये भी मानना था। इंडिया में एजुकेशन इंग्लिश में फैलने लगा मैक्लो की इस डिसीजन की वजह से। तभी 1854 में चार्ल्स वुड की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई जिसका मेन काम था इंडिया में एजुकेशन रिफॉर्म को सजेस्ट करना। उन्होंने 100 पैरा लॉन्ग एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया में बोला जाता है। उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए। उनके 2 रिकमेंडेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहला कि उन्होंने एक बोला कि मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन होने चाहिए एंड हायर एजुकेशन इंग्लिश में हो, और उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी सेटअप करने के लिए भी सजेस्ट किया, जिसके तहत कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश की गई। फिर इंडिया में बहुत दिनों तक एजुकेशन में कुछ रिफॉर्म्स नहीं आए। 1944 में फिर सर्च एंड कमीशन बनाया गया
जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को एनालिसिस करे और बताए कि कौन कौन से रिफॉर्म्स पॉसिबल हैं। इस रिपोर्ट के 2 सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन टू द एज ऑफ 6 and 14 के लिए डिस्कशन किया। सेकेंड, उन्होंने टीचर्स और स्पेशली एबल्ड पीपल्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की बात की। अब आते हैं हमारे थर्ड भाग यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। आज़ादी के बाद सर्जन कमीशन को ध्यान में रखते हुए कुछ रिफॉर्म्स किए गए, लेकिन फिर हमारी एक कमीशन बनती है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948। उसके चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने 2 मेजर रिकमेंडेशन दिए। पहले कि यूनिवर्सिटीज़ और ज़्यादा सेटअप होनी चाहिए और जो हायर एजुकेशन हो वो सबके लिए एक्सेसिबल हो। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन फिर बनती है 1952 में। इस कमीशन की चेयरमैन थे डॉक्टर ई लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स के लिए सजेशन दिया, जिसमें एक था कि हायर एजुकेशन हो वो डाइवर्सिफाइड हो, मतलब बहुत सारे सेक्टर में हायर एजुकेशन दी जाए और हर एक स्कूल मल्टीपर्पज़ के हिसाब से बनाया जाए। लाइक आज हम देखते हैं कुछ पर्टिकुलर रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, कुछ IITs हैं जो टेक्निकल ओरिएंटेड है, कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियर फील्ड के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के स्वामी मुदलियार रिपोर्ट में इस सब की जिक्र किया गया। फिर एक कोठारी कमीशन बनती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन। कोठारी कमीशंस ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को सजेस्ट किया। उनके हिसाब से 3 प्रकार के रिफॉर्म्स आने चाहिए। दैट इज इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंटरनली बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स, बहुत क्वालिटी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और एजुकेशन फैसिलिटीज़ को और बढ़ाने की ज़रूरत है इंडिया में। कोठारी कमीशन को ध्यान में रखते हुए फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 आती है। आखिरकार आज़ाद भारत को अपनी पहली एजुकेशन पॉलिसी मिलती है। इस पॉलिसी में 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन का जिक्र किया गया है, फ्री नहीं, ओनली कंपलसरी एजुकेशन का जिक्र किया गया। रीजनल लैंग्वेज की बढ़ावा देने को बात करते हुए 3 लैंग्वेज फार्मूला लाया गया, यानी किसी भी क्षेत्र में, गैर हिंदी क्षेत्रों में 3 लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश एंड 1 रीजनल लैंग्वेज, और हिंदी क्षेत्रों में 3 लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश एंड 1 क्लासिकल लैंग्वेज मेनली फ्रॉम साउथ। 3 लैंग्वेज पढ़ाने की बात की गई। इस 3 लैंग्वेज फार्मूला ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत से अच्छे बदलाव लाने की कोशिश भी किया। पूरे इंडिया में थोड़ी हिंदी की भूमिका और बढ़ी और संस्कृत को भी बढ़ाने की इसमें बात की गई। नेशनल इनकम का 6% हिस्सा एजुकेशन सेक्टर में खर्चा होना चाहिए, इस पॉलिसी में ये भी बात की गई। फिर बहुत दिनों बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आती है। इसमें टेक्निकल एजुकेशन पे भी जोर दिया गया एंड सेकेंड, हर वर्ग विशेष को एजुकेशन मिले ये सुनिश्चित करने की बात की गई और गरीब बच्चों के लिए फेलोशिप देने की सजेशन भी दिया गया, यानी स्कॉलरशिप मिले ताकि वो लोग हायर एजुकेशन कंप्लीट कर पाए अपना। पॉलिसी ओपन एजुकेशन सिस्टम पे भी जोर देती है। इसके तहत इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू का एस्टेब्लिशमेंट होता है। 1992 में हमको एक और अपनी एजुकेशन पॉलिसी मिलती है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992। इस पॉलिसी में क्वालिटी को और अच्छा करने का रिकमेंडेशन दिया गया है और स्टूडेंट्स के अंदर मोरल वैल्यूज और बढ़ाने की बात की गई है। आज का वीडियो हम लोग इस 1992 के इस 2 मेजर रिकमेंडेशन थे यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद इंडिया में जो पॉलिसीज के चेंजेस आएंगे ये आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे, जिसमें हम बताएंगे सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जय हिंद, जय भारत।